हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ज़ेंगो अचानक ही टाइजू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, लेकिन वो टाइजू के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही उसे इमोर्टल मास्टर ने अपनी आर्ट ऑफ ग्रेविटी टेक्निक का यूज करते हुए उसे रोक दिया था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो इमोर्टल मास्टर काफी तेजी से मूव करते हुए ज़ेंगो के पास जाता है और वो ज़ेंगो के हाथ पे लगे हुए तिलिस्मैन को देखकर ज़ेंगो से कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे हाथ पे लगे हुए मैजिक तिलिस्मैन को नहीं देख पाऊंगा। और ये कहकर उस इमोर्टल मास्टर ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए ज़ेंगो को वहां से पीछे की तरफ फेंक दिया था, क्योंकि असल में ज़ेंगो यहाँ पे अपने मैजिक तिलिस्मैन का यूज करके टाइजू को बचाना चाहता था। और नीचे गिरते हुए ज़ेंगो अपने मास्टर से कहता है, मास्टर ये पर्सन मेरे बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इसे छोड़ दें। और असल में यहाँ पे उस इमोर्टल मास्टर ने ज़ेंगो को अपना सोल पपेट बनाया हुआ था, इसलिए ज़ेंगो को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ रही थी। और ज़ेंगो को इस तरह से अपने खिलाफ जाते हुए देखकर वो इमोर्टल मास्टर ज़ेंगो की सोल के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से ज़ेंगो नीचे लेटा लेटा ही दर्द की वजह से तड़पने लगा था। जो देखकर वो इमोर्टल मास्टर ज़ेंगो से कहता है, अब बताओ क्या तुम अब भी इस पर्सन की यहाँ से भागने में मदद करना चाहते हो। लेकिन ज़ेंगो को यहाँ पे इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो इस इमोर्टल मास्टर को कोई भी जवाब नहीं दे पाता। और ये सब देखकर मास्टर सिटू ने भी टाइजू को बता दिया था कि इस पर्सन ने किसी तरह चालाकी से ज़ेंगो की बॉडी के अंदर कंट्रोल पॉइजन डाला है, जिसकी वजह से जब चाहे ज़ेंगो को कंट्रोल कर सकता है। और तभी ज़ेंगो बेचारा दर्द के मारे तड़पते तड़पते वहीं पे बेहोश हो गया था। जो देखकर टाइजू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसने सांडोजो के स्पेस बैग से एक और मैजिकल वेपन को बाहर निकाल लिया था उसे इमोर्टल मास्टर के साथ फाइट करने के लिए। जो देखकर उस इमोर्टल मास्टर ने भी अपनी फ्लैंक स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए अचानक ही टाइजू के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन टाइजू भी उसके इस अटैक के लिए तैयार था और उसने अपने मैजिकल वेपन से उसके अटैक को रोकते हुए उल्टा उसी के ऊपर ही अटैक कर दिया था। लेकिन उस इमोर्टल मास्टर ने भी टाइजू के इस अटैक को रोक लिया था और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे पे इतनी तेजी से अटैक्स करने लगते हैं कि उन्हें वो मोर्टल कल्टीवेटर्स देख भी नहीं पा रहे थे। और तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स करते हैं और जैसे ही वो दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। लेकिन उन दोनों में से यहाँ पे कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। पर तभी उस इमोर्टल मास्टर ने अपनी पावर को बढ़ाते हुए टाइजू के अटैक को रोककर उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर वो इमोर्टल मास्टर काफी तेजी से अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से एक के बाद एक लगातार टाइजू के ऊपर अटैक्स करने लगता है। लेकिन टाइजू भी यहाँ पे काफी तेजी से उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था। वहीं वो इमोर्टल मास्टर टाइजू के ऊपर अटैक्स करते हुए कह रहा था, तो तुमने अपनी ट्रू पावर को छुपा रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। और ये कहकर उस इमोर्टल कल्टीवेटर ने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की पावर को बढ़ाते हुए उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक टाइजू के ऊपर कर दिया था, जिसे रोकने के लिए टाइजू को अपने उसी जेड तिलिस्मैन का यूज करना पड़ा था। लेकिन वो इमोर्टल मास्टर अभी भी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से लगातार टाइजू के ऊपर अटैक्स किए जा रहा था। जो देखकर खुद टाइजू भी हैरान होते हुए कहता है कि इसकी ये फ्लाइंग स्वॉर्ड इतनी ज्यादा फास्ट कैसे है, मुझे लगता है इस फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और ये कहकर टाइजू अपने जेड तिलिस्मैन की पावर का यूज करके वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनाने लगता है। जो देखकर वो इमोर्टल मास्टर भी टाइजू के ऊपर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। और जैसे ही वो टाइजू के ऊपर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से अटैक करता है तो टाइजू ने अपने जेड तिलिस्मैन की फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस इमोर्टल मास्टर की फ्लाइंग स्वॉर्ड को एक शील्ड के अंदर ट्रैप कर दिया था। और उसी के साथ टाइजू अपने जेड तिलिस्मैन की पावर का यूज करते हुए उस इमोर्टल मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए एक अटैकिंग फॉर्मेशन भी बनाने लगा था। जो देखकर वो इमोर्टल मास्टर अपनी फुल पावर का यूज करके अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को उस शील्ड से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर पाता। और तभी देखते ही देखते टाइजू ने अटैकिंग फॉर्मेशन भी बना ली थी। और टाइजू की ये अटैकिंग फॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो पूरी जगह ही हिलने लगी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो इमोर्टल मास्टर भी टाइजू की इस अटैकिंग फॉर्मेशन को देखकर डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो इमोर्टल मास्टर वहां से भाग पाता उससे पहले ही टाइजू ने पीछे से ही उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर वो इमोर्टल मास्टर भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके टाइजू के इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन टाइजू का ये अटैक उसकी बॉडी को एक ही झटके में जीतता हुआ वहां से आगे निकल गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, टाइजू के इस अटैक की वजह से पूरे जंगल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी शॉक वेव्स को महसूस करके ही वो सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स अंदर से पूरी तरह से हिल गए थे। वहीं उस इमोर्टल मास्टर की बॉडी भी अब वहां से धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगी थी। लेकिन वो मरते मरते टाइजू से कहता है कि मैं ओल्ड मैन जिमू का डिसाइबल हूँ और मेरे ओल्ड मास्टर जिमू तुमसे इसका बदला लेके रहेंगे। और इसी के साथ उस इमोर्टल मास्टर की बॉडी वहाँ पे बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी और उसकी वो फ्लाइंग स्वॉर्ड वहीं पे गिर गई थी। जो देखकर मास्टर सितू टाइजू की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारी पहली लाइफ एंड डेथ बैटल थी, लेकिन तुमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से संभाल लिया और तुम्हारे जेड तिलिस्मैन को यूज करने का मेथड भी वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग था। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हें इस बैटल में कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और इसी के साथ टाइजू ने उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को भी अपने पास बुलाते हुए उसे अपने पास रख लिया था। जो देखकर मास्टर सितू अभी भी टाइजू की तारीफ करते हुए कहते हैं कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सर्वाइव करने का बस यही एक रास्ता है, या तो खुद मर जाओ या अपने दुश्मनों को मार दो। उसके बाद जैसे ही टाइजू उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को लेकर ज़ेंगो की तरफ बढ़ता है तो काई गैंग के सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे और वो टाइजू से डरते हुए वहां से भागने लगे थे। और जो वहां पे बच गए थे वो सभी टाइजू के सामने झुकते हुए उससे माफी मांगने लगे थे। और टाइजू को अपने पास आते हुए देखकर ज़ेंगो हैरान होते हुए उससे पूछता है, क्या वाकई वो मर गया? जो सुनकर टाइजू उसके पास आते हुए कहता है, ओ तो पहले तुमने सिर्फ उसकी वजह से मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था, और हाँ वो वाकई मर चुका है। टाइजू की ये बात सुनकर ज़ेंगो को अभी भी उसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज
यूज करके अपनी बॉडी के अंदर उस कंट्रोल पॉइजन को चेक करने लगता है, जो कि अब उसकी बॉडी से पूरी तरह से जा चुका था। और ये देखकर ज़ेंगू खुश होते हुए टाइजू से कहता है वो तो वाकई मर गया। और ये कहकर ज़ेंगू अपने हाथ के ऊपर अपनी फायर बॉल को लाते हुए टाइजू से कहता है, टाइजू ये जगह बात करने के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और तुम इन सभी लोगों ने उसे मोटल मास्टर को मारते हुए देख लिया है, इसलिए अब हमें इन सभी को मारना होगा। और ये कहकर ज़ेंगू उन लोगों के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही टाइजू ने अपनी आर्ट ऑफ ग्रेविटी टेक्निक का यूज करके उसे रोक दिया था, जो देखकर ज़ेंगू गुस्से से टाइजू से कहता है कि अगर हम लोगों ने इन्हें जिंदा छोड़ दिया तो ये किसी न किसी को डर के मारे सच बता ही देंगे। और उसे मोटल मास्टर का मास्टर ओल्ड मैन जिमो किसी भी हालत में वो इन लोगों को ढूंढकर सच्चाई का पता लगा ही लेगा, इसलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम इन लोगों को यहाँ पे मार दें। ज़ेंगू की ये बात सुनकर वो सभी मोटल कल्टीवेटर्स बेचारे बहुत ही ज्यादा डर गए थे और उन्हें अब ऐसा लगने लगा था कि अब वो बस कुछ ही देर में मरने वाले हैं। वहीं ज़ेंगू अभी भी टाइजू को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टाइजू यहाँ पे किसी भी बेगुनाह पर्सन की जान नहीं लेना चाहता था। और तभी मास्टर ली आगे आकर उन दोनों से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, हम लोग कसम खाकर कहते हैं कि हम लोग इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगे। जिसपे ज़ेंगू उन लोगों से कहता है कि जब मौत तुम्हारे सर पे होगी तब तुम लोग खुद ही सबको सच बता दोगे। ज़ेंगू की ये बात सुनकर टाइजू भी समझ गया था कि वो इन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, इसलिए टाइजू को एक आइडिया आता है। इसलिए टाइजू ने अपनी आर्ट ऑफ ग्रेविटी टेक्निक का यूज करके उन सभी लोगों को अपने आप से जोड़ लिया था। और उसके बाद टाइजू ने अपनी मेमोरी इरेजिंग टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी की माइंड से ये वाली मेमोरीज खत्म कर दी थी। जिसके बाद टाइजू ज़ेंगू को वहाँ से चलने के लिए कहता है। अगले सीन में हम उन दोनों को एक जगह पे बैठकर वाइन पीते हुए देखते हैं, जहाँ वो दोनों वाइन पीते पीते अपने बचपन की बातों को याद कर रहे थे। और इसी के साथ वो दोनों आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि कैसे अचानक एक दिन उनकी किस्मत बदली थी और कैसे वो हैंग यू क्लैन में आ गए थे। हैंग यू क्लैन को याद करके वो दोनों और भी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। और तभी टाइजू उस फ्लाइंग सूट को बाहर निकालते हुए कहता है कि मुझे जल्द से जल्द किसी ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ पे मैं बैठकर इस फ्लाइंग सूट को रिफाइन कर सकूं। और अगर एक बार ये फ्लाइंग सूट मेरी हो गई तो ये हमारे आने वाली आगे की बैटल्स में हमारी बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। जिसपे ज़ेंगू खड़ा होते हुए टाइजू से कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसलिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम दोनों यहाँ से भागकर टेंगिया कैसल में चले जाएं। अगर तुम भी मेरे साथ वहाँ आना चाहते हो तो आ सकते हो, वरना मैं तो वहीं जाकर अपनी आगे की प्रैक्टिस करने वाला हूँ। जिसपे टाइजू उससे पूछता है, टेंगिया कैसल ये कैसी जगह है? जिसपे ज़ेंगू उसे बताता है कि टेंगिया कैसल को टेंगिया कैसल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि टेंगिया कैसल को टेंगिया चेंग नाम की फैमिली चलाती है और टेंगिया चेंग फैमिली के अंदर एक युआनयिंग एंसेस्टर भी है, इसलिए कोई भी वहाँ पे किसी दूसरे के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए टेंगिया कैसल को प्रैक्टिस के लिए एक बहुत अच्छी जगह माना जाता है। लेकिन वहाँ पे रहने के लिए बाहर वाले कल्टीवेटर्स को टेंगिया चेंग फैमिली को हर महीने कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स देने होते हैं। और इन बातों के दौरान ही वो टेंगिया कैसल के पास पहुंच चुके थे, जहाँ पहुंचकर ज़ेंगू टाइजू से कहता है कि यहाँ पे हमें उस ओल्ड मैन जिमू से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि युआनयिंग एंसेस्टर के होते हुए वो कभी भी यहाँ घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। और अभी वो लोग इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कल्टीवेटर आता है, जिसके ऊपर प्रेशर से ही सबकी नजरें उसी के ऊपर चली गई थी। और उस फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर को देखकर ज़ेंगू टाइजू को बताता है कि ये कल्टीवेटर शेगयुन सेक्ट से है, जो कि इंसेक्ट की एक सब ब्रांच है और इंसेक्ट की ब्रांचेस पूरे सुजाकू प्लेनेट में फैली हुई है। और तभी टाइजू की नजर उसके कोफन के ऊपर पड़ती है, जिसके बारे में ज़ेंगू टाइजू को बताता है कि इस कोफन को एक हाउस होल्ड माना जाता है, जैसे यूजर खुद अपनी बॉडी की मदद से रिफाइन करता है। और ये इंसेक्ट की एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे उनके अलावा और कोई भी यूज नहीं कर सकता। और तभी वो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कल्टीवेटर टेंगिया कैसल के बाहर खड़े हुए एक गार्ड को स्पिरिचुअल स्टोन देकर टेंगिया कैसल के अंदर एंटर कर गया था। और उस फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर को अंदर जाते हुए देखकर ज़ेंगू टाइजू से कहता है कि अगर ये इमोर्टल कल्टीवेटर यहाँ पे आया है तो इसका मतलब है ये यहाँ पे किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए आया होगा। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि अगर फ्यूचर में कभी तुम्हारा इसके साथ सामना हो तो इससे दूर ही रहना, क्योंकि ये इंसेक्ट बहुत ही ज्यादा इविल है। उसके बाद वो दोनों भी स्पिरिचुअल स्टोन्स देकर टेंगिया कैसल के अंदर एंटर कर गए थे। अगले सीन में हम टाइजू को अपने रूम के अंदर देखते हैं, जहाँ वो अभी भी अपने रूम में बैठकर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसी फ्लाइंग सूट को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो फ्लाइंग सूट बार बार टाइजू की स्पिरिचुअल पावर को तोड़ते हुए यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन टाइजू ने भी यहाँ पे हार न मानते हुए अपने जेट टेलिस्मैन की पावर का यूज करके उस फ्लाइंग सूट को एक बार फिर से उसके अंदर ट्रैप कर दिया था। और उसके बाद जब टाइजू दोबारा उस फ्लाइंग सूट को रिफाइन करने की कोशिश करता है तो अब की बार वो फ्लाइंग सूट बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करने लगी थी और अब उसने टाइजू के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। जो देखकर टाइजू उसे रोकने की कोशिश करते हुए मास्टर सीतू से पूछता है कि सीनियर, क्या इस मैजिक वेपन को रिफाइन करने का कोई और रास्ता है? जिसपे मास्टर सीतू कहता है मेरे पास एक रास्ता तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी ऐसा कर पाओगे। जिसपे टाइजू मास्टर सीतू से पूछता है क्यों, ऐसा कौन सा रास्ता है? जिसपे मास्टर सीतू टाइजू को बताते हैं कि इस मेथड का नाम ब्लड रिफाइनिंग टेक्निक है और इसमें तुम्हें अपनी सोल और ब्लड को इस मैजिक वेपन के साथ रिफाइन करना होगा। और इस मेथड को यूज करने का एक फायदा है और एक नुकसान भी है। फायदा ये है कि इस मेथड को यूज करने के बाद ये वेपन उसी वक्त तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन इसका नुकसान ये है कि अगर कभी ये मैजिक वेपन डैमेज हुआ तो इसके साथ साथ तुम्हारी बॉडी भी डैमेज होगी। इसलिए इस मेथड को मैजिक रिफाइनिंग का बहुत ही खतरनाक और सीरियस मेथड माना जाता है। जिसपे टाइजू कहता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस मैजिकल वेपन को अपना बना के रहूंगा। और ये कहकर टाइजू मास्टर सीतू को उसे वो टेक्निक सिखाने के लिए कहता है। जिसपे मास्टर सीतू खुश होते हुए टाइजू से कहते हैं कि अगर तुम पहले ही इसी तरह से मेरी बातें मानने लग जाते तो अब तक
तुमने कब की अपनी फाउंडेशन को बिल्ड कर लिया होता। और तभी टाइजू के रूम के बाहर ज़ेंगो की आवाज आती है जो टाइजू से कह रहा था, टाइजू क्या तुम वाकई ही मेरे साथ मार्केट चल के उस जिनसेंग को बेचने के लिए नहीं आना चाहते। जिसपे टाइजू उससे कहता है कि मैं अभी भी बिजी हूँ तो तुम अकेले जाकर उसे बेच जाओ। उसके बाद हमें टेंग जिया चेंग फैमिली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही ओल्ड मास्टर जिमू आया हुआ था और वो एक बहुत ही खास ट्रेजर मास्टर टेंग को देते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे एक्शन लेने का एक मौका दे दे। वही मास्टर टेंग भी उस ट्रेजर को देखते हुए कहता है नाइस, ये इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं किसी को भी अपनी टेंग सिटी में फाइट करने की इजाजत नहीं दे सकता। और तभी वहाँ पे देखते देखते मास्टर टेंग का पोता टेंग ली भी आ गया था जो वहाँ आते ही अपने ग्रैंडफादर को ग्रीट करता है। वही मास्टर टेंग भी अपने पोते के साथ मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और उसके बाद वो अपने पोते को ओल्ड मैन जिमू के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आइए मेरे पास इस ट्रेजर के साथ साथ एक रिक्वेस्ट लेकर भी आया है। मास्टर टेंग ये बात सुनकर ओल्ड मैन जिमू टेंगली को वो ट्रेजर दिखाते हुए कहता है कि ये नेसेंट सोल लेवल का मैजिक वेपन है जो कि फाउंडेशन को बिल्ड करने और किसी की भी सोल को रिपेयर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, लेकिन इसको यूज करने के लिए भी। और इससे आगे ओल्ड मैन जिमू कुछ कह पाता उससे पहले ही टेंगली उससे कहता है तो तुम कहना चाहते हो कि मैं इस नेसेंट सोल लेवल के मैजिक वेपन को यूज करने के काबिल नहीं हूँ। और ये कहकर टेंगली उसके मैजिक वेपन को वापस रखते हुए उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो अभी मैं तुम्हें अपनी छोटी सी पावर्स का एक नजारा दिखाता हूँ। और ये कहकर टेंगली बाहर आकर अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और ऐसा होते ही टेंगली से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर ऑरा निकलने लगा था। और उसके बाद टेंगली अपने थंडर ऑरा की मदद से अपनी स्पिरिट सोर्ड को समन करता है, जिसके बाद टेंगली ने अपनी स्पिरिट सोर्ड की मदद से पूरे आसमान को ही बीचों बीच काट दिया था। और ये सब देखकर टेंगिया सिटी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। जिसके बाद टेंगली दोबारा अपने ग्रैंडफादर के पास आकर उन्हें ग्रीट करता है और टेंगली की इतनी ज्यादा अमेजिंग पावर्स को देखकर ओल्ड मैन जिमू की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और वो टेंगली के सामने झुककर वो मैजिकल वेपन आगे बढ़ाते हुए उससे कहता है प्लीज मास्टर मेरे डिसेबल का रिवेंज लेने में मदद करें। ओल्ड मैन जिमू की ये बात सुनकर टेंगली ने भी कुछ सोचते हुए उस नेसेंट सोल लेवल के मैजिक वेपन को उठा लिया था। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टेंगली टाइजू और ज़ेंगो को कैसे ढूंढता है और क्या टेंगली टाइजू को हरा पाएगा या नहीं, ये तो अब हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।